नमस्ते। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएसीबी क्लास 12th का अकाउंट्स पार्ट 1 चैप्टर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का इंट्रोडक्शन। अब पार्टनरशिप क्या होता है, फर्म क्या होती है, पूरा डिटेल डिस्कशन चलने वाला है। पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो है ये। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इसको, क्योंकि अगर आपका अकाउंट्स में थ्योरेटिकल पोर्शन सही रहेगा, अच्छा रहेगा, तो आपको प्रैक्टिकल में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है 12th स्टैंडर्ड में। ओके। उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसकी मार्किंग स्कीम की। तो मार्किंग स्कीम जो है वो 1+1+3 विच इज इक्वल टू 5 है। 1+1+3 का मतलब है कि 1 मार्क और 1 मार्क, 2 मार्क के क्या आएंगे आपके, VSQ आएंगे, MCQ आएंगे। मतलब 1 मार्क का एक MCQ, 1 मार्क का एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन VSQ, और 3 मार्क का सम आएगा। 99% चांसेस हैं कि 3 मार्क्स में सम आए, लेकिन 1% ऐसा चांस भी है कि 3 मार्क्स में थ्योरी आ सकती है। कुछ 3-4 थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं हमारे इस चैप्टर में जो कि पूछे जा सकते हैं, लेकिन 99% चांसेस हैं कि सम आएगा। ठीक है। अब पार्टनरशिप की बात करते हैं। पार्टनरशिप पे आने से पहले आपको कुछ टर्म्स याद होंगे 11th स्टैंडर्ड के। फर्स्ट इज सोल प्रोपराइटर। सोल प्रोपराइटर क्या होता है? सोल मतलब अकेला, प्रोपराइटर मतलब बिजनेसमैन। तो जो अकेला बिजनेसमैन अपने पूरे बिजनेस को अकेले हैंडल करके बैठा है, वो हो जाता है सोल प्रोपराइटर। सपोज मेरी एक शॉप है स्टेशनरी की, और मैं अकेले उस स्टेशनरी की शॉप को संभाल रही हूँ, तो मैं उसकी क्या हो गई, सोल प्रोपराइटर। पार्टनरशिप क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा जन मिलकर सेम पॉइंट पर काम करते हैं, सेम चीज के लिए काम करते हैं, सेम तरीके का माइंडसेट है उनका, तब वो दोनों क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और पार्टनर्स बन जाते हैं। अब यहाँ पर आपके इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है कि जब सोल प्रोपराइटर के कुछ लिमिटेशंस सामने आए, ठीक है, होते हैं। जब हम अकेले काम कर रहे हैं तो हमारे कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि हम अच्छा हमारा मैनेजरियल वर्क नहीं होता है, तो या हमारा कैपिटल कम पड़ जाता है, तो सोल प्रोपराइटर के कुछ लिमिटेशंस की वजह से पार्टनरशिप फर्म का एमर्जेंस हुआ, पार्टनरशिप फर्म एमर्ज हुई, बनी। ठीक है। अब उनमें से कुछ रीजंस तुमको यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। जैसे सबसे पहला रीजन दिया हुआ है कि एन इंडिविजुअल हैज सफिशिएंट फंड्स बट डज नॉट हैव रिक्वायर्ड स्किल। अब मैंने क्या किया हुआ है, एक फर्म खोली है, एक बिजनेस ओपन किया है। अब बिजनेस में मेरे पास क्या है, फंड्स तो है, लेकिन मेरे पास कोई स्किल नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म में आना पड़ेगा। इसका एग्जांपल दे देते हैं कि मेरे पास पैसा है, फंड्स हैं एक रेस्टोरेंट ओपन करने का, बट मैं शेफ नहीं हूँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो तो मेरे पास फंड्स तो हैं, पर द सेकेंड थिंग स्किल, स्किल नहीं है। अब कोई दिन अगर मेरा शेफ एब्सेंट है तो मैं क्या करूंगी? पर अगर मैं फंड्स लगाऊं और किसी एक शेफ को अपना पार्टनर बना लूं तो, ठीक है, अब पार्टनर तो अपनी दुकान पे आएगा ही ना काम करने। पार्टनर है, उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है, एम्प्लॉय नहीं है वो। ठीक है, प्रॉफिट में उसको हिस्सा मिलेगा। तो मैंने क्या किया, मेरे फंड्स लगाए, आई हैव सफिशिएंट फंड, तो मैंने फंड्स लगाए, और सामने एक जो था, जो शेफ था, जिसके पास स्किल है, कुकिंग स्किल है, हम दोनों ने हाथ मिला दिए और हम बन गए पार्टनर्स। ठीक है। सेकंड है कि एन इंडिविजुअल हैज रिक्वायर्ड स्किल बट डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड। मतलब कि हमारे पास स्किल है, मेरे पास स्किल है, मैं शेफ हूँ, मुझे बहुत अलग अलग तरीके के खाना बनाने आते हैं, अलग अलग वेराइटीज, अलग अलग डिशेस, सब बनाने आता है।
आई हैव दैट स्किल, लेकिन मेरे पास फंड्स नहीं है, मैं रेस्टोरेंट ओपन नहीं कर सकती हूँ, मैं रेस्टोरेंट में होने वाले 10 चीजें, जो कि अलग अलग 10 चीजें हैं, वो चीजों के वो सारे टूल्स को अरेंज करने के लिए मैं पैसे अरेंज नहीं कर सकती हूँ। अगर ये सब करना पड़ा तो मुझे लोन लेना पड़ सकता है। ठीक है, तो मेरे पास स्किल तो है लेकिन मेरे पास फंड्स नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास स्किल्स हैं, मैं ऐसा कोई इंसान ढूंढूंगी जिसके पास फंड्स हो। उसको स्किल की जरूरत नहीं है लेकिन उसके पास फंड्स है, वो पैसा लगाएगा, अपने बिजनेस में पैसा लगाएगा, और मैं यहाँ से हमारे बिजनेस में स्किल्स दूंगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप हो जाएगा। ठीक है, सामने वाला मुझे लोन नहीं दे रहा है, सामने वाला मेरे ही बिजनेस में मेरा पार्टनर बन रहा है। ओके। और थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है टू डिस्ट्रीब्यूट द बिजनेस रिस्क। आप बिजनेस रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो भी पार्टनरशिप अराइज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा समझ लेते हैं कि अभी न्यू न्यू स्टार्टअप्स बहुत सारे आ रहे हैं। तो न्यू स्टार्टअप में मैंने एक आइसक्रीम की शॉप खोल दी। अभी बहुत वेराइटीज ऑफ आइसक्रीम हमारे मार्केट में आ रही है, टर्किश आइसक्रीम आ रही है, कोरियन आइसक्रीम आ रही है। अब मुझे ऐसा है कि मैं कोरियन हाउस आइसक्रीम का एक आउटलेट लगाऊं। लगा तो लिया लेकिन डर लग रहा है कि लॉस हो गया तो, लोगों को पसंद नहीं आया तो मैं अकेली क्यों आ रही हूँ, मैं किसी पार्टनर को साथ में लेके आऊं ना। तो जो लॉस अगर 100 रुपए का मेरा हो रहा है, तो हम 2 जन होंगे तो 50-50 का होगा, हम 4 जन होंगे तो 25-25-25 का लॉस आएगा। तो जितने नंबर ऑफ पार्टनर्स एक साथ होंगे उतना लॉस क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उतना ज्यादा बिजनेस का रिस्क क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अगर कोई पार्टनर आपके बिजनेस में आएगा और आपको प्रॉफिट हो रहा है, ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन अगर कोई पार्टनर आता है और बिजनेस में लॉस है, रिस्क है, और वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो वो भी तो एक अच्छी बात है ना। ठीक है, तो 12th स्टैंडर्ड में तुमको सबसे पहले ही पार्टनरशिप की इंपॉर्टेंस समझाई हुई है, क्यों क्यों पार्टनरशिप अराइज होती है वो समझाया हुआ है। इसके नीचे वाला पैराग्राफ जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि मोर देन 1 पर्सन, एक इंसान, एक इंसान से ज्यादा, एडिशनल कैपिटल, स्किल, मैनेजरियल एबिलिटीज, ये सब इकट्ठा हो जाता है अगर हम किसी पार्टनर को अपने साथ लेकर आते हैं बिजनेस में तो। ठीक है, मतलब मैं अकेली खुद काम कर रही हूँ, मैं मेरे अकेले काम करने के बदले अब एक और जन है। ठीक है, तो 2 जने हैं, फिर वो दूसरा आएगा तो वो एडिशनल कैपिटल भी लेकर आएगा तो पैसा भी ज्यादा हो गया, वो कुछ ना कुछ अपनी स्किल लेकर आएगा। ठीक है, उसके अलावा हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं शॉप के अंदर हूँ तो वो सामने बाहर जाकर काम करे, मैं शॉप के बाहर हूँ तो वो इधर आके काम करे। हम हमारे 12 आवर्स का जो चीज है, बिजनेस है, वो 6 6 आवर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि 6 घंटे मैं बैठूंगी, 6 घंटे सामने वाला बैठे। ठीक है, तो मैनेजरियल एबिलिटीज क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं अगर हम पार्टनरशिप में आते हैं तो। ठीक है, इसके बाद तुमको ये चैप्टर जो है वो 1+1 जो 2 मार्क्स हमारे एमसीक्यू वीएसक्यू के थ्रू आने वाले हैं, तो एक इस चीज का बहुत ध्यान रखना, मीनिंग एंड डेफिनेशन में दिया हुआ है आपको। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बताया है कि हम अभी भी क्या कर रहे हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को पढ़ रहे हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसमें से 2 तरीके से एमसीक्यू बन के आ सकते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन से ईयर से चल रहा है, 1932 से, या 1932 में कौन सा एक्ट लागू किया गया, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, उसके सेक्शन 4 में तुमको पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी हुई है कि द सॉरी, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स who have agreed to share the profit of the business carried on by all or by any one of them acting for all। मतलब कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है जहां पर दो या दो से ज्यादा जन इकट्ठे होते हैं। क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, प्रॉफिट या लॉस साथ में, कोई भी बिजनेस है तो प्रॉफिट या लॉस तो अपने को चाहिए ही। ठीक है, तो कोई भी है वो प्रॉफिट के लिए ही काम करता है, तो प्रॉफिट को पाने के लिए सेम माइंडसेट से आ रहे हैं। अब जब 2 पार्टनर्स हैं तो दोनों पार्टनर्स एक साथ भी काम कर सकते हैं, या
वो दो पार्टनर्स के बिहाफ पर कोई एक पार्टनर काम करेगा वो भी चलेगा। ठीक है, जैसे रेस्टोरेंट वाली बात कर दो, तो मैंने फंड्स लगाए हैं, सामने शेफ है, अब शेफ के पास तो अपनी पूरी टीम है, तो वो बिजनेस भी मतलब मेरा रेस्टोरेंट भी चला सकता है, वो खाना भी बना सकता है, वो अपनी टीम के साथ वो वेटर्स और ये सब लेकर आता है, तो वो सब डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा, मुझे वहां बैठने की फिर जरूरत नहीं है। तो मैंने फंड्स लगाए और छोड़ दिया, पर प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा क्योंकि फंड्स लगाए हैं मैंने। ठीक है, तो हम दोनों भी काम कर सकते हैं या दोनों में से कोई एक चाहे तो वो एक भी काम कर सकता है। ठीक है, तो एक्टिंग फॉर ऑल, एक्टिंग बाय ऑल या फॉर एनी वन ऑफ देम, दोनों यहाँ पर लागू होगा। अब यहाँ पर एक और आपका एमसीक्यू बन के आ गया, द पर्सन हु एंटर इनटू सच रिलेशन आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। इंडिविजुअली तो हम इनको क्या बोलेंगे, पार्टनर्स, लेकिन कलेक्टिवली हम इनको क्या बोलेंगे, फर्म। ठीक है, पर्सन ए पर्सन बी, ये दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या होंगे, फर्म। लेकिन पर्सन ए को अकेले को पार्टनर बोलेंगे और पर्सन बी को अकेले को हम क्या बोलेंगे, पार्टनर बोलेंगे। ओके, तो हमने दो तीन चीजें समझी, सोल प्रोप्राइटर, सोल मतलब अकेला, अकेला बिजनेस करने वाला। ठीक है, पार्टनर्स, पार्टनर्स कौन होते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो भी कलेक्टिवली काम कर रहे हैं वो पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे, लेकिन उसमें एक 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 इंडिविजुअल पार्टनर को अपने पार्टनर कहेंगे। उसके अलावा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने डेफिनेशन दी है कि दोनों भी काम कर सकते हैं या दोनों के बिहाफ पर कोई एक जना भी काम कर सकता है। तो दिस वाज योर इंट्रोडक्शन पार्ट। अब ये पूरे इंट्रोडक्शन में से तुम्हारा बन के आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने अभी तक जो भी पढ़ा ऑलमोस्ट उसी से सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बन के आए हैं। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, हमारे पार्टनरशिप फर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, लक्षण। ठीक है ना, कोई चीज कोई जैसे अगर स्नेक है, तो स्नेक अगर तुमको डस के जा रहा है, तो स्नेक डसा क्यों, खाया क्यों नहीं, उसने काटा क्यों नहीं, तो उसके लक्षण है, उसका उसका काम है, क्या काम है, डसने का काम है, उसका बाइट करने का काम नहीं है। ठीक है, उसका डसने का काम है, उसका कुछ खाने का काम नहीं है। ठीक है, तो हर एक के अपने अपने लक्षण होते हैं, अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे हम उसको पहचानते हैं, अगर ये तो ये है। ठीक है, अगर चार पैर है, आगे एकदम लंबा सा मुंह है, पीछे पूंछ है और वो भौंक रहा है, तो हम अपने आप ये सारे लक्षणों को देखकर, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर हम समझ जाएंगे कि सामने वो कौन होगा, एक डॉग होगा। ठीक है, तो अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हर चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, समझना है। समझना इसलिए है क्योंकि इनमें से या तो कुछ एमसीक्यू ईएसक्यू बन के आएगा, जो आएगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगी, प्लस सम करने में बहुत हेल्प होगी। अगर हम ये सब समझ लेंगे ना तो हमारे जो आगे प्रैक्टिकल पोर्शन है वो इजी हो जाएगा, हमको डाउट्स नहीं रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। अब पार्टनरशिप जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम है, कॉन्ट्रैक्ट से बनती है। हमेशा बोला जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिटर्न और ओरल, दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला है रिटर्न फॉर्म इज डिजायरेबल एंड एडवाइजेबल। क्यों रिटर्न फॉर्म एडवाइजेबल है, क्योंकि जो लिखी हुई चीज होती है ना वो प्रूफ क्रिएट करती है, एविडेंस क्रिएट करती है। अगर हम आपस में बात कर ले, अभी तो हम लोगों की अच्छी, जैसे दो पार्टनर्स है तो दोनों पार्टनर्स की अभी बहुत ही अच्छी पट रही है, अच्छे से ना वो पूरा काम देख रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर कुछ कंसिक्वेंसेस हो गए तो उस चीज के लिए बोला है कि रिटर्न फॉर्मेट इज डिजायरेबल। हमेशा रिटर्न फॉर्मेट ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, डिजायरेबल होता है। देन द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज ऑब्जेक्ट, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। अगर पार्टनर सामने साथ में आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट आ रहे हैं। ठीक है, अगर मेरे पास फंड्स थे
तो मैंने शेफ को क्यों पार्टनर बनाया, क्योंकि मुझे पता है कि वो अगर अपनी स्किल ला रहा है और वो इस रेस्टोरेंट में काम कर रहा है तो हमारा बिजनेस स्केल अप करेगा। मेरे अकेले के फंड से कुछ नहीं होने वाला था। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, इस पूरे बिजनेस में प्रॉफिट देखा। अब यहाँ पर बोला है कि प्रॉफिट है अगर, तो बटेगा कैसे? प्रॉफिट है अगर तो बटेगा कैसे? तो प्रॉफिट जो है यहाँ पर बोला गया है कि अगर बना है आपका, इसमें कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, हमने ऊपर बात की फर्स्ट पॉइंट में, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट को पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। तो अगर मेरा पार्टनरशिप डीड बना हुआ है, जैसे मैंने फंड्स लगाया और सामने वाले ने स्किल दी, तो दोनों का इक्वल इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट्स को इक्वली बांट सकते हैं। लेकिन एज पर पार्टनरशिप, ये वाली लाइन देखिए, एट एज पर पार्टनरशिप एक्ट, profit or loss is distributed in equal proportion if no provision is made in the contract। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रोविजन नहीं बना हुआ है तो पार्टनर्स, जो प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इधर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, पार्टनरशिप डीड, जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बोला है तुमको लीगल बिजनेस। भाई ऊपर पढ़ा था हमने, ये बिजनेस क्या होना चाहिए, एकदम लीगल होना चाहिए। कोई भी दो नंबर के काम में आप पार्टनर नहीं बन सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है एजेंट ऑफ ईच अदर। अब इधर क्या होता है कि पार्टनर ए एंड पार्टनर बी, ये दोनों एक दूसरे के एजेंट्स बन जाते हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्स बन जाते हैं, एक दूसरे को काम में हेल्प करेंगे, ना कि एक दूसरे की टांग खींचेंगे। कॉम्पिटिटर्स नहीं है ये लोग। ठीक है, क्या है, एजेंट्स हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, प्लस ये एमसीक्यू वीएसक्यू में और एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो अब पार्टनरशिप एक्ट हमारा इधर लागू होता है, लेकिन यहाँ पर दिया है सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब अब हम क्या यूज कर रहे हैं, कंपनी एक्ट 2013 यूज कर रहे हैं। तो एक तो ये बनकर आ गया। ठीक है, 4 एमसीक्यू देख लीजिए। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 2013, दो लर्न हो गए। अब यहाँ पर आ रहा है, उसने एम्पावर किया गवर्नमेंट को टू प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब मतलब वो इतने नंबर ऑफ मेंबर्स को मैक्सिमम पार्टनर्स के तरीके से हायर कर सकते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 ने गवर्नमेंट को कहा कि आप मैक्सिमम 100 पार्टनर्स को हायर कर सकते हैं। एम्पावरमेंट है आपके पास पावर है। ठीक है, आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, 100 पार्टनर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन द गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म टू बी 50। लेकिन गवर्नमेंट ने कितने प्रिस्क्राइब किए, देखो ऊपर प्रिस्क्राइब है और नीचे प्रिस्क्राइब्ड है। टू प्रिस्क्राइब मतलब कि इतने कर सकते थे, हमको एम्पावरमेंट मिला था। कंपनीज एक्ट 2013 ने हमको एम्पावरमेंट दिया था, गवर्नमेंट को एम्पावरमेंट दिया था कि आप 100 लोगों को पार्टनर बना सकते हैं। मतलब एक फर्म में मैक्सिमम पार्टनर्स 100 हो सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब्ड कितने किए, 50। 50 को क्या कर दिया, लॉक कर दिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। और इसको दे दिया वाइड रूल 10 ऑफ। अब किस हिसाब से 50 कर दिया, बिकॉज ऑफ कंपनीज मिससेलेनियस रूल है 2014 में बना था, वो थोड़ा सा एडजस्ट किया था हमने बाद में 2014 में। मिससेलेनियस रूल्स बोलते हैं इसको, कि कुछ एक्स्ट्रा रूल्स थे जो कंपनीज एक्ट में लागू करना रह गए थे। 2013 में जो बनी थी उसमें कुछ चीजें रह गई थी, तो वो हम 2014 में उसको क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे, 50। लेकिन प्रिस्क्राइब कितने किए गए थे, 100। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब भाई किसी का क्वेश्चन आएगा, ये तो मैक्सिमम हो गया, मिनिमम कितने होंगे, मिनिमम कितने होंगे, करिए कमेंट करिए। पार्टनर्स है,
मिनिमम कितने पार्टनर्स होंगे, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड देन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स प्रिस्क्राइब हुए थे 100 एंड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट वाइड रूल 10 ऑफ मिसलेनियस एक्ट 2014 वो हो गया 50, ठीक है। अब मुझे आप खाली कमेंट करके बताइए कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने चाहिए एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर, ठीक है। देन आता है आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओ बाप रे, अनलिमिटेड लायबिलिटी, सही बात है। मैं पार्टनर हूँ, दो पार्टनर्स हैं, दोनों पार्टनर्स की आपस में जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी का मतलब क्या है कि हमें बिजनेस को कितना देना है। तो बिजनेस तो मेरा भी है, जिसने फंड लगाया उसका भी बिजनेस है, जिसने स्किल लगाया उसका भी बिजनेस है, क्योंकि प्रॉफिट तो दोनों ले रहे हो भाई। तो जिसने फंड्स लगाए हैं उसके भी बिजनेस है, जिसने स्किल दी है उसके भी बिजनेस है। कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने स्किल और फंड्स दोनों लगाए हैं उसका भी बिजनेस है। तो भाई लायबिलिटी क्या, लायबिलिटी पूरी है। जब प्रॉफिट तुम्हारा पूरा है, पूरा अच्छे से खा पी रहे हैं, तो देना भी पूरा ही है। लायबिलिटी हो जाती है यहाँ पर अनलिमिटेड। पार्टनर्स की लायबिलिटी हो जाती है अनलिमिटेड, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ फर्म। पार्टनर्स आर ओनर्स ऑफ द बिजनेस एंड दे डू the management of business. The management of business is done either by all or by any one partner or by more than one partner. That means ownership किसकी है, सबकी है। मैनेजमेंट कौन करेगा, कोई भी कर सकता है। चार पार्टनर में से एक भी काम कर सकता है, दो भी काम कर सकते हैं, सारे भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ओनरशिप सबकी है, लेकिन मैनेजमेंट ये लोग आपस में डिसाइड करेंगे कि काम करेगा कौन। एक अकेला भी कर सकता है सबके भी हाफ पर, या चार पार्टनर्स है तो चारों साथ में मिलकर भी क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये जितनी लाइंस अंडरलाइन की हैं दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस। आप यहाँ पर जो हाईलाइटेड चीजें उनको छोड़कर बाकी लाइंस को अंडरलाइन आपके खुद के टेक्स्ट बुक में भी कर दीजिए, ताकि आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पता रहे एमसीक्यू वीएसक्यू के लिए। नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या है, जब भी हम पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट को रिटन फॉर्मेट में करवाते हैं, ठीक है। एग्रीमेंट दोनों हो सकते हैं, रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल बोथ, लेकिन अ रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, ठीक है। लेकिन जो रिटन फॉर्मेट में अगर हम एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हैं रिटन फॉर्मेट में, फिर जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबकी साइन लेते हैं कि हम इन पर्टिकुलर चीजों पर एग्री करते हैं, तो ये हो जाता है आपका पार्टनरशिप डीड। इसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। रिटन पार्टनरशिप डीड इज डिजायरेबल, हमेशा डिजायरेबल है और एडवाइजेबल भी है। कंपनी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी आपको एडवाइस करता है कि आप क्या कीजिए, रिटन फॉर्मेट में पार्टनरशिप डीड बनवाइए। लेकिन आप ओरल भी बनवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन रिटन फॉर्मेट इज एडवाइजेबल, ओके। उससे इन फ्यूचर होने वाले कंसिक्वेंसेस बच जाते हैं, ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड में हमें ना क्या क्या चीजें, कौन से कंटेंट्स हमारे पार्टनरशिप डीड के अंदर रहेंगे। तो सबसे पहला रहेगा डिटेल्स ऑफ पार्टनर। जितने भी पार्टनर हैं उनका नाम, एड्रेस, सारी डिटेल, फोन नंबर, सारी चीजें उसके अंदर फिट हो जाएंगी। फिर फर्म की सारी डिटेल्स, ठीक है, जैसे फर्म का नाम, फर्म की एड्रेस, फर्म के रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हम क्या करेंगे, इस डीड में लिखवाएंगे। फिर हमारा बिजनेस कौन से टाइप का बिजनेस है, ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, उसमें से कौन से टाइप का बिजनेस है वो हमें यहाँ पर लिखवाना पड़ेगा। देन कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, द इंफॉर्मेशन अबाउट द कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट मतलब किस दिन से आपकी पार्टनरशिप शुरू हुई है। मतलब अब तक तो मैं अकेले काम कर रही थी, अब तक मैं अकेले काम कर रही थी तो मैं तो सोल प्रोपराइटर थी, ठीक है, लेकिन मैंने किसी को एज अ पार्टनर मेरे फर्म में एडमिशन दे दिया, मतलब मेरे फर्म में एक पार्टनर को मैंने ऐड कर दिया, तो बिजनेस से वो हो गया फर्म,
फर्म हो गया। जिस दिन से वो फर्म शुरू हुई हमारी, जिस दिन से हमारी वो पार्टनरशिप लगी, उस दिन को हम कमेंसमेंट डेट बोलेंगे, और वो कमेंसमेंट डेट मुझे पार्टनरशिप डीड में लिखवानी पड़ेगी। ठीक है। देन कैपिटल, कौन कितना कैपिटल लाया है। ऐसे तो इधर बोला गया है कि कोई जरूरत नहीं है पार्टनर्स को कैपिटल लाने की, जरूरी नहीं है, लाना हो तो ला सकते हैं, नहीं लाना हो तो इट इज ओके, इट इज नॉट मैंडेटरी टू ब्रिंग अ कैपिटल बाय ईच पार्टनर। हर पार्टनर आ रहा है और कैपिटल लाए ही, ये जरूरी नहीं है। मतलब आप अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में आ रहे हैं और आपके पास स्किल है लेकिन फंड्स नहीं है, तो इट इज ओके। आगे हमने पढ़ा था ना रीजन, कि मेरे पास स्किल है लेकिन मेरे पास फंड्स नहीं है, तो चलेगा ना, चलेगा। जरूरी नहीं है कि मैं कैपिटल लेकर ही आऊं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैं पैसा लाई तो हूं, बात ध्यान से सुनना, समझना। मैंने मेरे फर्म के अंदर 1 लाख रुपए का कैपिटल दिया। 1 लाख कैपिटल देने के बाद फर्म ने पूरा रॉ मटेरियल खरीदा, एडवर्टाइजमेंट किया, सब कुछ करने के बाद मेरी फर्म कमा रही है, मेरी फर्म कमा रही है, और मेरी फर्म ने कमाया 1,20,000। मेरे 1 लाख रुपए डालने की वजह से, मैनेजमेंट की वजह से, इतना टाइम देने की वजह से हमारी फर्म ने 1,20,000 कमाया। ठीक है। अब वो 1,20,000 जितने भी पार्टनर्स होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब मैं 1,20,000 है ना नेट प्रॉफिट बोल रही हूँ, कि बिल्कुल सारी चीजें काट वाट कर कट सॉरी काट कर इनकम में से एक्सपेंसेस लेस करने के बाद मेरा प्रॉफिट बचा है 1,20,000। अब 1,20,000 जितने भी पार्टनर्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन यार, पैसा तो मैंने लगाया था ना, मैं पैसा नहीं लगाती तो हम 1,20,000 का प्रॉफिट नहीं करते ना। तो मुझे क्या होगा, उस कैपिटल पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब मैं एक ऐसी पार्टनर होंगी जिसको प्रॉफिट में तो हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो मैंने कैपिटल दिया था ना, उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है। अब मेरे मुझे जो कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा, क्या वो इंटरेस्ट मिलना जरूरी है? तो अगर मेरी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होगा कि पार्टनर ए को 10% का इंटरेस्ट दीजिए, तो ही देना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर नहीं लिखा है तो मैं इंटरेस्ट का डिमांड नहीं कर सकती। फर्म देती है तो ठीक है, लेकिन अगर फर्म नहीं देती है तो मैं डिमांड नहीं कर सकती। तो वेदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी पेड और नॉट, इफ यस देन व्हाट परसेंटेज, दीज पॉइंट्स आर मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। ये सारी चीजें मुझे पार्टनरशिप डीड में लिखवानी पड़ेगी। बट if no provision is made in partnership deed, no interest on capital is paid to the partners. पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा अगर डीड के अंदर मेंशन नहीं है तो। डीड के अंदर मेंशनड है, पार्टनरशिप डीड में मेंशनड है कि 10% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो मिलेगा। लेकिन डीड के अंदर मेंशन नहीं है तो कुछ नहीं मिलने वाला है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड। ओके। सेम चीज जाती है ड्राइंग्स पे। ड्राइंग्स का मतलब तुम लोगों को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि जब भी कोई पार्टनर अपने ही बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करता है, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है। तो व्हाट मैक्सिमम अमाउंट कैन बी विड्रॉन बाय ईच पार्टनर इज आल्सो मेंशन्ड इन द डीड। तो कितना अमाउंट एक पार्टनर अपने फर्म में से विड्रॉ कर सकता है, वो डीड के अंदर मेंशन होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी सेम है। इफ देयर इज नो प्रोविजन, अगर प्रोविजन नहीं है तो ड्राइंग्स पर भी कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके। ये कुछ 8 कंटेंट्स तुमको दिए गए हैं पार्टनरशिप डीड के। इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर अपने टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है। अभी नेक्स्ट आगे पार्टनरशिप डीड का 9th पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए भाई, प्रॉफिट एंड लॉस का ऐसा है कि मैंने पहले से डीड बनाई है,
कि पार्टनर ए है, पार्टनर बी है और पार्टनर सी है। ओके, जैसे मैं आपको इधर थोड़ा सा बता देती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, पार्टनर ए है, पार्टनर बी है और पार्टनर सी है। अब हमने डिसाइड किया कि ये लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2:1 में। मतलब पार्टनर ए को प्रॉफिट के 3 हिस्से मिलेंगे, पार्टनर बी को 2 हिस्से मिलेंगे और पार्टनर सी को 1 हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो हमारा तो ये ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है, तो ये मिलेगा। लेकिन हमने अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो क्या होगा, ए, बी और सी को इक्वल प्रॉफिट्स मिलेंगे, मतलब 1:1:1। इसको हम बोलेंगे इक्वल प्रपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन करके दे रखा है कि in which proportion profit or loss of the business will be distributed among the partners is provided in the partnership deed। पहले से ही पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड करवाना है। इफ नो प्रोविजन इज मेड इन पार्टनरशिप डीड, अगर कोई प्रोविजन नहीं है तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट प्रॉफिट एंड लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर कोई प्रोविजन नहीं है तो इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, देन कम्स सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन। बाप रे बाप, सैलरी, ये क्या नए नए वर्ड्स आ गए। ऐसे तो तुमने सुने होंगे, 11th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे तुम लोग। सैलरी पार्टनर को, अब जैसे फॉर एग्जांपल शेफ है, हम रेस्टोरेंट वाला बिजनेस ही ले लेते हैं। ठीक है, शेफ है, अब शेफ को ऑलरेडी प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, अगर शेफ ने स्किल के अलावा फंड्स भी दिए हैं, मतलब कैपिटल भी दिया है, तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल सकता है। ठीक है, तो ऑलरेडी शेफ क्या कर रहा है, मैनेजरियल एबिलिटी के हिसाब से काम कर रहा है, उसको प्रॉफिट्स भी मिल रहे हैं, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल रहा है। लेकिन भाई साहब ऐसा है कि वो पूरा अकाउंट्स भी देख रहा है। ठीक है, और उसने एक दिन या ऐसे बीच में 15-20 दिन ऐसे हो गए थे कि वेटर्स नहीं थे, तब उसने खाना बना के सर्व भी किया था, तो उसको सैलरी मिल सकती है ना। उन वेटर्स के बदले की सैलरी हम शेफ को दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। सेम चीज आ गई बोनस एंड कमीशन। शेफ ने बहुत अच्छा काम किया तो हमने उसको बोनस दे दिया। ठीक है, कमीशन की बात करो तो शेफ ने बहुत सारे कस्टमर्स को, उसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर्स बिजनेस में आए, फंड्स लगाने वाले की वजह से नहीं आए। फंड्स लगाया है जिसने एडवर्टाइजमेंट किया उसकी वजह से नहीं आए, लेकिन शेफ की वजह से आए, तो हम शेफ को कमीशन भी दे सकते हैं वहां पर। ठीक है, और बहुत सारा एक्स्ट्रा काम और ये सब करने की वजह से हम उसको रेम्यूनरेशन, मतलब उसका पर्टिकुलर डे का कुछ भुगतान बोल सकते हैं अपने, वो दे सकते हैं। तो अगर ये चारों चीजें, इफ there is no provision in the partnership act for the payment of the salary, bonus, remuneration, if any partner takes active participation in the management of the partnership firm, a provision is made in the partnership deed for the payment। मतलब एक प्रोविजन बनाना चाहिए आपको, मतलब इधर तुमको सजेशन दिया गया है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर तुमको इन चारों पॉइंट्स का प्रोविजन क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर शेफ, मतलब पार्टनर जिसके पास स्किल है, जिसने पैसा नहीं दिया, उसके पास पैसा जमा हो जाता है और वो फर्म को पैसा लोन पे देता है, तो पॉसिबल है ना। पार्टनर ए और पार्टनर बी दो हैं, पार्टनर ए ने फंड्स लगाए हैं, पार्टनर बी ने स्किल लगाई है, लेकिन पार्टनर बी जिसने स्किल लगाई है वो 10 साल से अपनी स्किल दे रहा है और अब उसके पास फंड्स भी आ गए हैं, लेकिन वो अपने फंड्स एज कैपिटल नहीं देना चाहता है। ठीक है, एज कैपिटल वो अपने फंड्स नहीं देना चाहता है, तो वो फर्म को एज लोन फंड्स दे सकता है। ठीक है, अब जब वो लोन देगा तो लोन पे इंटरेस्ट भी तो मिलेगा ना उस पार्टनर को। तो अगर प्रोविजन
बनाया गया है। पार्टनरशिप डीड के अंदर पहले से मेंशन्ड है कि भाई लोन होगा तो लोन पे 5% का इंटरेस्ट आएगा, 3% का इंटरेस्ट देना है, पहले से ही है तो उतना ही होगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं मेंशन्ड है तो याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, 6% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पार्टनर ए एंड पार्टनर बी, बी ने क्या किया, लोन दिया, फर्म को लोन दिया, अपनी ही फर्म को लोन दिया। तो फर्म पार्टनर बी को क्या करेगी, 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी एन्युअली, 6% पर एनम। पर एनम कितना मिलेगा उसको, 6%। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार, बहुत मतलब बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6% पर एनम इंटरेस्ट। और ये याद रखिएगा क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में सम में ये डायरेक्टली यूज होगा, कहीं बोला नहीं गया होगा कि यहाँ 6% क्यों लगा, चैप्टर 1 में मेंशन्ड है इसलिए बाकी के सारे चैप्टर में 6% लग रहा है। ठीक है, देन गुडविल, द कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल वो अकॉर्डिंगली होगा, जैसा काम जिसने किया है उसके अकॉर्डिंग, रिटायरमेंट, एडमिशन, डिसोल्यूशन, ये सब अकॉर्डिंगली होगा, टाइम के साथ होगा। इसका कोई पार्टनरशिप डीड में इतना ज़्यादा कुछ मेंशन करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो आप इस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने बुक में अंडरलाइन कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं, हमारा ये ऑलमोस्ट मतलब पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। ये जो मैंने यहाँ पर ये पेज लगाया है, ये हमने अब आज के दिन में जितना पढ़ा, जितना भी पढ़ा उसका पूरा एक समरी है। आपने अभी तो कुछ नहीं किया और इसको भी खाली पढ़ लिया ना, तो भी आपके मार्क्स आ जाएंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा, हमारा लगा हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगा हुआ है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से क्या बोला है, विल बी एप्लीकेबल, ये वाले सारे पॉइंट्स एप्लीकेबल होंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। क्या क्या नहीं है, कि ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है, हर एक पार्टनर म्यूचुअल एग्रीमेंट से कैपिटल लाएगा और कोई कैपिटल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लाना है तो लाओ, नहीं लाना है तो नहीं लाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन नहीं है तो नहीं देनी है। ठीक है, प्रॉफिट क्या होगा, इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं कर सकते हो अगर डीड नहीं बनी हुई है तो। डीड नहीं बनी हुई है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं चार्ज कर सकते हो। अगर सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन के लिए डीड में कुछ भी नहीं है तो नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन बोनस नहीं मिलेगा, डीड में मेंशन नहीं था इसलिए नहीं मिलेगा। सजेशन दिया गया था कि डीड में पहले से ही मेंशन कर देना अगर ये सारी चीजें चाहिए तो। ठीक है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, फर्म ने पार्टनर को नहीं, डिफरेंस है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, इफ इन एनी केस, सॉरी, इन केस ऑफ एनी रीजन एक्सपेंस इनकर्ड बाय द पार्टनर, अगर किसी भी रीजन की वजह से पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पर क्या किया, खर्चा किया, तो फर्म की जिम्मेदारी बनती है वो पार्टनर को उतना पैसा दे दे। तो इन केस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सपेंस इनकर्ड बाय पार्टनर फॉर द फर्म, द पार्टनर हैज द राइट टू रीइम्बर्स इट, तो उसके पास उसका हक बनता है कि वो फर्म से अपना पैसा ले ले। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि शेफ क्या किया, शेफ ने अपने पैसों से सब्जियां लेकर आया। ठीक है, लाया तो किसके लिए, फर्म के लिए लाया ना, अपने घर के लिए थोड़ी लाया है, फर्म के लिए लाया ना। तो वो सब्जियों का पैसा वो फर्म के एक्सपेंस में से कट करेगा, अपने प्रॉफिट में से कट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज लिखी हुई है कि अगर कोई भी रीजनेबल एक्सपेंस फर्म के बिहाफ पर अगर पार्टनर ने किया है तो क्या होगा, तो पार्टनर को अपना राइट है कि वो क्या करे, उसको रीइम्बर्स करे, उसको वहां से ले। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 का फुल इंट्रोडक्शन है। जो चीजें मैंने अंडरलाइन की हैं आप भी अंडरलाइन कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, इस चीज को बार बार रिपीट मोड पर उसको पढ़ते रहिए। आपके लिए आगे 12th का अकाउंट्स बहुत इजी होता जाएगा। थैंक यू फॉर टुडे।